Yes. So today we are going to study the topic that is friction. Last class में हमने क्या क्या पढ़ा था friction में? Revise करो फटाफट. How many types of frictions are there? Ma'am, 3. नाम बताओ. Ma'am, static friction, limiting friction, kinetic friction. Limiting friction, kinetic friction. Yes, ma'am. Okay. Kinetic friction में कितने पार्ट है? Ma'am, 2. Number 1. Ma'am, sliding friction, rolling friction. Okay. इनकी definitions. Definition बताओ फटाफट. अरे सिंपल है ना. Ma'am, when an object is actually sliding over the other. That is sliding friction. Ma'am, rolling friction की है when object like wheel, sphere, cylinder roll over the surface, the friction force of friction that cover into Okay. is rolling friction. Okay, and which is having more value of the friction in the Ma'am, sliding. rolling and sliding? Sliding is more or rolling is more? Ma'am, sliding. Sliding is having more value of the coefficient of friction. And between these three, 1, 2, and 3, which is having the maximum value? Ma'am, static, limiting, फिर kinetic. Yes. इसमें किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? ये जस्ट इंट्रोडक्शन था. बोलो बच्चों. No, ma'am. No, ma'am. What was the formula of the friction? What was the formula of the friction? Mu n. पढ़ा था ना ये हमने? Mu n. Yes, UMG. Yes. N is equal to mg. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, सरफेस पर फोर्स लग रहा है आगे की डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू हियर? कैसे निकालेंगे? आप इनका इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो. अपवर्ड डायरेक्शन इज n, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg. n is equal to mg and f is equal to mu n. ये y डायरेक्शन के फोर्सेस, दिस आर x डायरेक्शन के फोर्सेस. हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है. म्यू इज इक्वल टू f by n and here n is equal to mg, so mu can be written as f divided by mg. Okay, and this mu can be mu s, mu l, है ना? क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन कैसी गिवन है. अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है देन इट इज म्यू एस, एंड इफ इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट इज म्यू एल. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अरे हाँ कि ना भाई, बोल तो दो. Yes, ma'am. ठीक है. नाउ फ्रिक्शन होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये बताओ. फ्रिक्शन का हमारी लाइफ में होना अच्छी बात है या बुरी बात है? मैम, अच्छी बात है. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम अच्छी बात है. वरना हम फिर चल ही नहीं पाएंगे ढंग से. यस मैम, सारी कार फिर चल जाएंगी सारी और हमारे ऊपर आ जाएंगी. सारी कार हमारे ऊपर आ जाएंगी? मैम मतलब अगर हम बाहर हैं सड़क पे तो कोई कार खड़ी है तो हमारे ऊपर आ जाएगी ना, बाई चांस. बाई चांस. और तो हम मतलब ऊपर ये पहुंच अच्छी जाए. चीज है. फ्रिक्शन इज अच्छी चीज है ना? फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ गुड एविल. आवाज आ रही है मेरी? यस मैम. क्लियर है ना सब कुछ? गुड एविल मतलब अच्छी भी है और बुरी भी है. अच्छी इस सिचुएशन में है कि हम इसकी वजह से वॉक कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, साइकिल चला पाते हैं, बोर्ड पे लिख पाते हैं, है ना, और नोटबुक में लिख पाते हैं. तो ये सब क्या क्या चीजें अच्छी चीज है. और एविल कैसे हो गया? अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो गया तो आप चल भी नहीं पाओगे. बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो गया तो आप चल भी नहीं पाओगे. अगर बहुत ज्यादा कम हो गया तो भी नहीं चल पाओगे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वॉकिंग ऑन द आइस, so you cannot walk there.
क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। अगर इसकी कम क्वांटिटी है तो भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी है तो भी अच्छी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी चल रही है रोड पे, ठीक है, और ये सरफेस है, ये बहुत रफ है, बहुत रफ सरफेस है, ये चल ही नहीं पा रही है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, बहुत ज्यादा है। जितना रफ सरफेस उतना ही फ्रिक्शन बहुत ज्यादा। लेट्स से इट इज मैक्सिमम, देन बॉडी कैन नॉट मूव, दिस कार कैन नॉट मूव, सो इट इज नॉट गुड हियर। एट दिस सिचुएशन फ्रिक्शन इज नॉट गुड, बट इफ इट इज, अगर मुझे यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मान लो मैं फिर ये चाहूंगी कि फ्रिक्शन ना हो भाई, तो मैं आइस ले लेती हूँ। यहाँ पर कोई और प्लेन था, यहाँ पर मैंने आइस ले लिया। अब ये आइस पे क्या हो रही है, आइस पे चल पा रही है। अब कार कार आइस पे चल पा रही है कि नहीं, बताओ। अरे बोलो, चल पाएगी कि नहीं। मैम चल जाएगी। मैम नहीं चलेगी। कितनी दूर तक चल पाएगी ये बताओ। मैम आइस पे हाँ, मैम धीरे धीरे चलेगी बहुत। धीरे धीरे चलेगी। मैम नहीं सोच चल के पाएगी। देखो, सोच नहीं के चल देखो, मैम नहीं चलेगी शायद। नहीं चल पाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो वो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन देता है, ठीक है। या फिर आप ये कह लो, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही हूँ तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, और हम फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं। अगर आप अर्थ सरफेस पे चल रहे हो तो कैसे चल पा रहे हो मैम आप? गर्मियों के मौसम में या सर्दियों का? क्या, गर्मियों के मौसम में या सर्दियों के? किस चीज में पूछ रहे हो कि ये कार आइस पे चल पाएगी या नहीं, ऐसे पूछ रहे हो? यस मैम, गर्मियों के मौसम में तो पानी में ही डूब जाएगी और सर्दियों में नहीं चल पाएगी। वेरी फनी। मैंने ये बोला ही नहीं गर्मी की सर्दी है, आइस है कि पानी है, मैं तो सिर्फ आइस बोल रही हूँ, मैंने कंडीशन ही नहीं दी। तुमने तो बर्फ को पिघला भी दिया, ये तो मैंने बोला ही नहीं। मैं तो एक जनरल केस ले रही हूँ जहां पर आइस है। तो जब फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो आगे मोशन भी नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखो कि ये जो कार है ये इस सरफेस पे फोर्स लगाना चाहेगी, लेकिन वापस ये सरफेस इसको फोर्स ही नहीं दे पा रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो कार तो इस पे एक्शन कर रही है, लेकिन ये सरफेस है, ये इस पे रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, और जब ये नहीं होगा तो मोशन भी पॉसिबल नहीं होगा, है कि नहीं। तो कार नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम है, मिनिमम, एंड इधर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम। दोनों ही सिचुएशंस में हम चल ही नहीं पा रहे हैं, बट हमें तो चलना है। तो चलना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन की एक सुटेबल वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना। ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, इतनी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि जिससे मैं मोशन कर पाऊं, चल पाऊं, ठीक है। तो दिस इज ए गुड एबिल, होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। आई समझ में बात? अरे यस और नो? यस मैम। अब मान लो आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो तो जो साइकिल की चेन होती है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि रिपेयरिंग शॉप पे जाते हैं तो वो चेन में आपने बचपन में चलाई होगी, खैर अभी भी आपका बचपन है, आप देखो तो साइकिल की चेन एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, लूज भी हो जाती है, और वो आवाज भी करने लगती है, चलने में प्रॉब्लम करती है। तो अगर हम उसमें थोड़ा लुब्रिकेंट डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, तो बहुत स्मूथ चलती है ना। ग्रीस जिसको बोलते हैं, ग्रीस डालते हैं ना एप्लीकेंट्स में, जैसे कि बाइक है, बाइक के ma'am. टायर में, साइकिल के टायर में हम ग्रीस डालते हैं। तो क्यों डालते हैं, क्योंकि वहां पर जो साइकिल है उसका लुब्रिकेंट, ग्रीस को हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, है ना। तो जब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है चेन में, तो क्या करेंगे, वहां पर कुछ ऑयल जैसा कुछ डाल देंगे। जैसे हम लॉक लगाते हैं घर में, लॉक में रस्टिंग हो जाती है ना, आयरन ही तो है, मतलब अलॉय है तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, तो हम उसमें जैसे दरवाजे की कुंडी है वो भी लगानी है तो बहुत बार प्रॉब्लम करती है। अगर लोहे का गेट है तो हम उसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे, तो उस जगह पे हमें फ्रिक्शन को क्या करना है, बहुत कम करना है ना। वहां पर हम लुब्रिकेंट देके फ्रिक्शन कम कर रहे हैं। और अगर ऐसा है कि जैसे आइस की बात है,
जैसे आप देखते हो कनाडा में या यूएसए में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है तो वहाँ पे गाड़ियां भी नहीं चलती हैं। तो वहां पर उनके वो क्या करते हैं, या तो आइस पे बहुत सारा उनके पास ऐसा कुछ सैंड जैसा कुछ होता है कि सैंड डालते हैं तब वो चल पाती है, या फिर आइस को हटाना पड़ता है तब वो चल पाती है। तो हम फ्रिक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई लुब्रिकेंट यूज करेंगे या पॉलिशिंग यूज करेंगे, है ना। तब फ्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अर सुटेबिलिटी, की हमारे हिसाब से हमें क्या चाहिए वो हम कर सकते हैं। और अगर हमें फ्रिक्शन बढ़ाना है तो हम ऐसी चीजें जैसे सैंड हो गया या फिर कोई भी क्रस्ट हो गया, जैसे कि मेटल क्रस्ट हो गया, हम ये यूज करते हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। आई समझ में बात, ये चीज समझ पा रहे हो कि लुब्रिकेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं। इन डेली लाइफ भी अगर आप देखोगे, जैसे मैंने लॉक का बताया या फिर मैंने दरवाजे की कुंडी लगाने के लिए बताया, तो ये प्रॉब्लम करती है ना, ये डेली लाइफ आप ये प्रॉब्लम्स फेस करते ही होंगे कभी ना कभी, ठीक है। जैसे कि बहुत बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे कि आपकी बोन्स में से आवाज भी आने लगती है ना, कट कट कभी कभी होता है ना, उठते बैठते हैं तब भी, तो ऐसे बोलते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई भाई, आपके पैरों की ग्रीस खत्म हो गई। अगर आप कुछ भी लाइक ऑयल या घी या कुछ भी ऐसा फैट कोई इनटेक नहीं करेंगे तो क्या आपकी बॉडी में वो चीज कम होती जा रही है, तो वहां पर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। आपकी बोन्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए न्यूट्रिएंट्स में हमारे फैट्स भी इंक्लूड होते हैं, तो वो भी एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करते हैं हमारी बॉडी में, है ना। तो हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इज इट क्लियर यहाँ तक? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर है फ्रिक्शन के? अरे हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। समझ नहीं आ रहा क्या? मैम एक नहीं आ बार रहा? कर दो repeat। क्या हुआ? मैम रिपीट कर दो। कहाँ से, कौन से पॉइंट से, कौन से पॉइंट से करो बेटा? मैम जो जस्ट अभी आपने बोला था ना। मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पर गुड एविल समझाने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया क्वांटिटी में तो वो खराब भी है और अच्छा भी है, फ्रिक्शन बहुत कम हो गया तो वो खराब भी है अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आइस पे, आइस पे फ्रिक्शन बिल्कुल कम है, बहुत कम है, वहां पर कार नहीं चल पाएगी। लेकिन ऐसी भी सिचुएशंस आती है लाइफ में जहां पर मुझे फ्रिक्शन कम ही चाहिए, यहाँ मुझे कम नहीं चाहिए लेकिन मुझे कम ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं साइकिल की चेन की बात कर रही हूँ, मुझे वहां पर फ्रिक्शन चाहिए ही नहीं चेन के बीच में, तो मैं वहां पर लुब्रिकेंट्स यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा रफ सरफेस हो गया है, ठीक है, वहां पर मुझे लुब्रिकेंट्स यूज करके फ्रिक्शन को कम कर लूंगी, और जहां पर कम है वहां पर मैं सैंड डाल के या फिर जैसे मेटल क्रस्ट डाल के वहां पर मैं फ्रिक्शन को बढ़ा लूंगी। तो मैं अपने हिसाब से, ये गुड एविल है, होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए, मैं अपने हिसाब से फ्रिक्शन की वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ। मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम मिनिमम एग्जैक्ट उसकी वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन फ्रिक्शन को कम या ज्यादा हम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आया, ये एक जनरल चीज है, जनरल डिस्कशन है फ्रिक्शन का, थ्योरेटिकल। अब एक बात बताओ, अगर आप वॉक कर रहे हो, इफ यू आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये अर्थ है, ठीक है। इधर फ्रिक्शन किधर लग रहा है और किधर नहीं लग रहा, आप मुझे सोच के बताओ कैसे आप चल पाते हो ग्राउंड पे, कैसे चल पाते हो, क्या क्या मैकेनिज्म हो सकता है इसका, बोलो। हम सब चल पीछे लगता है और हम आगे चलते हैं। आप आगे चलते हो और चल पीछे लगता है। फ्रिक्शन पीछे लगता है, ठीक है। आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? मैम फॉरवर्ड। आप अर्थ पे खड़े हो, ठीक है, आप अर्थ पे खड़े हो और आप अर्थ पे फोर्स लगा रहे हो। आप अर्थ को पीछे की तरफ, ग्राउंड को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हो फोर्स लगा के, है ना। हम जब जमीन पे पैर रखते हैं तो हम फोर्स डालते हैं अर्थ पे, और अर्थ को हम क्या करते हैं, पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं सो दैट हम आगे जा सके,
है ना। तो हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है यहाँ पे, फोर्स आपने लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में। अर्थ पे आपने किधर फोर्स लगाया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अब अर्थ आप पर वापस फोर्स लगाएगी, ये आपने एक्शन किया, अर्थ पे फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब अर्थ आपको वापस से रिएक्शन देगी, तो ये आप पे फोर्स लगाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंड दैट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो चल रहा है वो फोर्स है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। सोच के देखो, आप पैर रख रहे हो जमीन पे आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब उसको रब कर रहे हो एक तरह से, और आप अर्थ पे बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब अर्थ को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो आप आगे जाओगे, है ना। आप अर्थ को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हो सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड। So you are applying force in the backward direction on the earth, and in that response earth is applying the force in the opposite direction on you, that is in forward direction. अब अर्थ जो आप पे फोर्स लगा रही है उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। So while walking, friction is in the forward direction and the force you are applying that is in the backward direction. क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? ये मतलब अगर हम बिना सोचे समझे जनरली जैसे मैंने आपसे पूछा तो आपने ये सोचा हम तो आगे चल रहे तो फ्रिक्शन पीछे हो रहा होगा, है ना। लेकिन ये उल्टा निकला। थोड़ा और समझदारी से सोच के देखो कि आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो। दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द फिजिक्स, कि जैसा आप सोचते हो उसमें थोड़ा और डीप जाके सोचोगे तो चीजें उल्टी मिलती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको अगर मैं फ्रेम करूं तो कैसे लिखूंगी, while moving a person pushes the ground backward and ground applying a force, ground applying a force on the person in the forward direction, है ना। and that forward direction force is called friction. अब ये बताओ साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाते टाइम क्या चीज होगी, चलो सोचो एक मिनट कि साइकिल के आगे वाले टायर में और पीछे वाले टायर में किधर मोशन होगा और किधर फ्रिक्शन होगा। 1 मिनट दे रही हूँ, सोच के बताओ। सोच रहे हो कि नहीं? यस मैम, सोच रहे हूँ। चलो अपने दिमाग में साइकिल चलाओ। एक्चुअली मत बताना क्या सोच रहे जगह नहीं है, कैसे चलेगी? दिमाग में जगह नहीं है। आप इमेजिन करो आप साइकिल चला रहे हो। यस तो आप कौन से टायर पे फोर्स लगा रहे हो, एक्चुअली कौन से टायर पे फोर्स लगा रहे हो? और वो आगे वाले पे टायर फोर्स लगा रहे हो पक्का? आगे वाले पे पीछे वाले लगाते हैं ना। मतलब मैं तुम्हारे कमेंट्स जानना चाहती हूँ। अरे आगे वाले पे मोशन लगेगा, ये साइकिल वाले से फ्रिक्शन लगेगा और पीछे वाले में फोर्स होगा। दोनों पे फ्रिक्शन और दोनों पे फोर्स होगा। अब पिछले वाले टायर में क्या होगा और आगे वाले टायर में क्या होगा ये बताना है आपको। मैम फ्रिक्शन होगा आगे वाले में। दोनों टायर आगे की तरफ चलेंगे। अगर आप पेडलिंग कर रहे हो तो क्या होता है? मैम ये बताने कि कौन से टायर पे ज्यादा फोर्स लगेगा। कौन से टायर पे, दोनों टायर का बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, बताओ। मैम अपोजिट डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन लग रहा है और आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अभी आप साइकिल चला रहे हो, पेडलिंग कर रहे हो, तो पेडलिंग जो कर रहे हो वो कौन से टायर से जुड़ी हुई है? वो तो चैन से जुड़ी हुई है। पीछे वाले से। चैन कौन से टायर से जुड़ी हुई है? पीछे वाले टायर से। पीछे वाले टायर से जुड़ी हुई है। अब जैसे मैंने वॉकिंग के टाइम बताया था कि जब हम चल रहे होते हैं तो हम अर्थ पे एक फोर्स लगाते हैं और अर्थ हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाती है और फ्रिक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। सिमिलरली जब हम पैडलिंग कर रहे हैं तो पैडलिंग कर रहे थे, एक फोर्स लगा रहे हैं ना चेन पे, जो चेन इस टायर को आगे ले जाने के लिए
अर्थ को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। सिमिलरली जो मैंने पहले बताया था, व्हाइल वॉकिंग जो हो रहा है वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। सिर्फ पीछे वाले टायर के बारे में बात कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है। जब आप पेडलिंग कर रहे हो, सो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, तब आप अपने पैर से अप्लाई कर रहे थे, अभी आपके पैर की जगह यहाँ पे टायर है, ठीक है। आप टायर पे फोर्स लगा रहे हो और जो टायर है वो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है। तो जो टायर है वो कोशिश करेगा अर्थ को पीछे की तरफ धकेलने की, और वो क्या है, फोर्स, ठीक है। अब अगर ये फोर्स पीछे लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। एकदम सेम सिचुएशन है जो आप चल रहे थे, जब मैंने लास्ट केस बताया, एकदम सेम सिचुएशन है। समझ में आया कि नहीं? यस मैम। आया कि नहीं? और आगे वाले टायर का क्या सीन है फिर, इसमें किधर होगा, आगे वाले टायर का क्या सीन है? मैम इसमें भी यही होगा। लेकिन मैं तो इस पे फोर्स ही नहीं लगा रही, मैं तो इस पे फोर्स लगा ही नहीं रही हूँ। अब मैम क्या होगा, टायर लगा रहा है ना पीछे वाला फोर्स। पैर पिछले वाला तो पिछले टायर पे लगा रहा है, आगे वाले पे तो मैं कुछ भी नहीं कर रही। मैम तो टायर लगा रहा है ना, कौन सा टायर? पीछे वाला आगे वाले पर। पीछे वाला टायर आगे वाले से कनेक्टेड है क्या? कनेक्टेड तो नहीं होता। साइकिल सोच के देखो कैसी दिखती है, कनेक्टेड होती है क्या दोनों टायर आपस में? नो मैम एक बार फिर से बोलना, नेटवर्क इश्यू हो गया था। मैं ये पूछ रही हूँ, पीछे वाले टायर का सीन समझ में आया क्या हुआ? यस मैम। ओके, अब मुझे आगे वाले टायर का बताओ, किधर फोर्स लगेगा और किधर फ्रिक्शन लगेगा? मैम दोनों टायर तो सेम मूव कर रहे हैं, तो सेम ही प्रोसेस होगा ना। सेम मूव कर रहे हैं, अब आगे वाले टायर मूव कर कैसे रहा है ये मुझे जानना है, क्योंकि मैं तो इस पे मैम फोर्स लगा पीछे ही से नहीं फोर्स रही, लग रहा है। मैं तो इस मैम पे फोर्स लगा पीछे ही नहीं रही हूँ। बताओ। पीछे से आगे फोर्स लग रहा है ना। पीछे से आगे फोर्स लग रहा है, यस मैम। ओके। और बच्चे बताओ। मैं भी यही तो कह रहा था मैम। मुझे और कमेंट सुनने हैं। 2 बच्चों ने बोला, बाकी बच्चे भी बोलो। सेम। सेम, यस मैम। सेम टू सेम। मैम डायरेक्शन में एक ही में तो जा रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में तो है दोनों पहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, सोच के देखो। मैम फोर्स जो है जिस साइड हम साइकिल चला रहे हैं, आगे की साइड वहां पे फोर्स लगेगा, पीछे की साइड फ्रिक्शन लगेगा। यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू लिसन। ये टायर जो है, अब इस पे मैं कोई फोर्स नहीं लगा रही हूँ, ये खुद फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और ये बैलेंसिंग में है, ये बैलेंस कर रहा है, पूरी साइकिल जो कर रही है बैलेंस कर रही है। तो ये वाला टायर जो है ये सेम करेगा, ठीक है। ये आगे की तरफ चल रहा है अभी, तो इसका जो फोर्स है वो आगे की तरफ है, और फ्रिक्शन लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और फोर्स जो है, क्योंकि साइकिल तो आगे की तरफ मूव कर रही है ना, अगर दोनों में फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा तो फिर साइकिल आगे चलेगी कैसे, नहीं चल पाएगी ना। तो दोनों में क्या बैलेंसिंग है, दोनों में फोर्स क्या लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बट इन इक्वल मैग्नीट्यूड। So force on the front wheel will be in the forward direction and friction will be in the backward direction. Clear है? सोच के देखना थोड़ा और इसके बारे में, आपको ये चीज पक्का समझ में आएगी। ये प्रैक्टिकली करके देखना कि किधर, आप इसकी वीडियोस देखना कि चलती हुई साइकिल कैसे लगती है, उसके टायर किधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अरे आप ये सोच के देखो कि फ्रंट व्हील पे तो मैं कुछ फोर्स ही नहीं लगा रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है, बट स्टिल इट इज मूविंग। अगर ये मूव कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, क्योंकि ये साइकिल में अटैच्ड है और ये मोशन में है, मेरी साइकिल में पेडलिंग कर रही हूँ। हाँ जी बोलो। मैम कुछ स्टूडेंट्स की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, एक ही बच्चा था, यस मैम। ठीक है। आ गए, सब आ गए?
हाँ, तो ये सिचुएशन अज्यूम कर पा रहे हो? फोर्स लगेगा ऑन द फ्रंट व्हील इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज जो पीछे वाला टायर है उसका फोर्स है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और हम ये पूरा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है ना, साइकिल तो खुद एक इक्विलिब्रियम में, और वो साइकिल को मैं अब एक बॉडी मान सकती हूँ ना। यहाँ पर मैंने दोनों टायर को टू बॉडी सिस्टम ले लिया कि दोनों को मैंने अलग अलग एनालाइज करा। अब साइकिल तो खुद तो एक ही बॉडी बनेगी ना, वही चल रही है ना, तो यहाँ पर किसी न किसी डायरेक्शन में तो फोर्स होना चाहिए। तो अगर फोर्स पीछे के डायरेक्शन में हो गया तो मतलब जो अब रिजल्टेंट फोर्स तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर जो पिछले वाले टायर पे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, फ्रंट जो फ्रंट व्हील है उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो बैलेंस होना चाहिए दोनों टायर्स में। दैट्स व्हाई फोर्स दैट जो फ्रंट वाला व्हील है वो ग्राउंड पे अप्लाई करेगा, दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब जो ये अर्थ है ये इसको फोर्स दे रही है, ठीक है, जो अर्थ है वो इस फ्रंट व्हील को फोर्स दे रही है, वो फ्रिक्शन इसको मूव करा रहा है। अब फ्रिक्शन जो लग रहा है अर्थ का इस व्हील पे, वो फ्रिक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फिक्स है, लेकिन अब फ्रिक्शन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑफ कोर्स जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा उस डायरेक्शन में मोशन तो हो नहीं सकता, फोर्स तो हो नहीं सकता, तो वो फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो ये केस है जब पैडलिंग है, और जब आप पैडलिंग नहीं कर रहे हो, व्हेन यू आर नॉट पैडलिंग, तब क्या बनेगा? तब तो आप कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे, ना फ्रंट पे लगा रहे ना रेयर व्हील पे लगा रहे, तो क्या सिचुएशन बनेगी? किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ? मैम फिर वो रेस्ट पे नहीं होगी साइकिल। अच्छा, जब आप पैडलिंग नहीं करते तो साइकिल रुक जाती है एकदम से? चलती तो है ना, थोड़ी दूर तो Yes, चलती है ना। ma'am. हाँ, तो क्या होगा? मैम वो इनर्शिया की वजह से चलती है ना। जिस भी वजह से चलती है बट चल तो रही है ना। इनर्शिया, मोमेंटम, मोमेंटम कह सकते हैं आप, ठीक है, कि मास भी है और वेलोसिटी उसने ऑलरेडी गेन की हुई थी, उसकी वजह से मैम चल रही है। शायद से दोनों टायर का फोर्स पीछे होगा और फ्रिक्शन आगे। मैम ऐसा क्यों बेटा? टायर पे फोर्स तो आगे की साइड ही होगा ना जितना भी होगा, और फिर हाँ। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उन टायर के फोर्स को रोक देगा। रोक देगा, बट वो एक टाइम के बाद रोकेगा, लेकिन जब तक चल रही है मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो फोर्स सेम होगा मैम, आगे की साइड फोर्स होगा और पीछे की साइड फ्रिक्शन होगा। यस, सो दोनों व्हील्स पे, अब इस कंडीशन में दोनों व्हील्स में फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। फ्रिक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अब मैं तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रही ना, मैंने तो फोर्स लगाना बंद कर दिया, अब अर्थ इसको फोर्स लगा रही है, तो जैसे हम चल रहे थे वही सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। तो फ्रिक्शन लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों व्हील्स में, एंड फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? यस मैम। आगे चले फिर, यस और नो? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देयर इज ए क्वेश्चन, मैं आंसर पूछूंगी सब लोगों से, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट। फाइंड आउट द डिस्टेंस। एफबीडी सबको याद है? यस मैम। फोर्सेस को बैलेंस करना सबको याद है? भूल गए क्या 2 दिन में ही? मैम याद है। तो कर लोगे। This is 10 kg block kept on the surface, moving in the forward direction with the velocity 10 meter per second and coefficient of friction, मतलब इस ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। तो आपको फाइंड करना है कि इस ब्लॉक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कैसे करेंगे बताओ? मैं हिंट देती हूँ, सबसे पहले आप इसकी एफबीडी बनाओ, एफबीडी बना के आप इसकी फ्रिक्शन निकालो, फ्रिक्शन निकाल के आप इसका एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकाल के आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, आ जाएगा आंसर। मैम दोबारा बोल दो एक बार। First step is draw the free body diagram of the 10 kg block in the x and y direction both.
चलो फटाफट। समझ में आया करना क्या है सब बच्चों को? बोलो, अरे बोल दो। यस मैम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, क्या आया? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। इसका एफबीडी में बना रही हूँ। ये 10 kg ब्लॉक है। अपर डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? दैट इज नॉर्मल। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, फॉरवर्ड mg। डायरेक्शन में फोर्स एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन। सिंपल। y डायरेक्शन का मैं क्या लिख सकती हूँ? y डायरेक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी? n इज इक्वल टू mg। n इज इक्वल टू m कितना है? 10। 10 g कितना है? 10। n इज इक्वल टू 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। ये मुझे मिल गया। अब मैं x डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करती हूँ। F, that friction is equal to, and force I can write mass into acceleration, right? So I am writing it as, अब इक्विलिब्रियम में बोल रही हूँ मैं, ठीक है? मतलब अगर फोर्स भी लग रहा है इस पे और फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी मोशन में है मेरी बॉडी, तो फोर्स और फ्रिक्शन को मैं क्या करूंगी? इक्वल रख दूंगी यहाँ पर। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब फ्रिक्शन क्या होता है? F इज इक्वल टू म्यू एन, है ना? F इज इक्वल टू म्यू एन इंटू एम ए। ये फॉर्मूला पता है ना, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने। अरे हाँ कि ना? यस मैम। एंड म्यू क्या है अब यहाँ पे? म्यू एस है या म्यू के है? काइनेटिक है या स्टैटिक है? मैम काइनेटिक। Kinetic, because the object is in motion, so that's why I am writing it as a mu k, ठीक है? एंड म्यू के की वैल्यू दी हुई है 0.5, n की वैल्यू है 100, मास है 10। a निकाल दो यहाँ से। a कितना आएगा? n से 0 से 0, a इज इक्वल टू 50 न्यूटन, सॉरी a इज इक्वल टू 5.5 है ना ये। दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया 5 कैसे निकाला मैंने? अरे नहीं आया तो पूछ लो, चुप मत रहो। मैम आ गया। आ गया ना? ये तो सिंपल था। यस मैम। अब आपको ये पूछे, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक शोन इन द फिगर। डिस्टेंस ट्रेवल, अब आपके पास a है, ठीक है? आपके पास u गिवन है, दिस वेलोसिटी इज गिवन, और डिस्टेंस पूछी है, तो कौन सी इक्वेशन बन रही है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपको s निकालना है। एक मिनट रुको, अब इसमें v क्या है और u क्या है ये बताओ। मैम v तो 0 हो जाएगा शायद। कैसे होगा? 0 होगा, बट कैसे होगा ये बताओ, क्यों होगा? why v is 0 है? क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम में लिया, बट बॉडी तो मोशन में है। मैम v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी ना। यस मैम, वो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक। ट्रेवल्ड मतलब कर चुकी है कोई डिस्टेंस ट्रेवल और अब रुक गई है। इसका कहने का मतलब ये ना, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं कि ट्रेवल करके रुक गई है, तो रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब बॉडी रुक चुकी है, रुकने से पहले डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा? 0। ओके, एंड दिस इज 10 स्क्वायर एंड 2a हमें फाइंड आउट करना है। अब a में क्या लूं यहाँ पर? a यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, ये मुझे बताओ। फ्रिक्शन के केस में a पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा।
क्यों होगा पॉजिटिव और क्यों होगा नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो क्यों है, पॉजिटिव है तो क्यों है। देखो फ्रिक्शन कहीं पर भी है किसी भी सरफेस पे, और ब्लॉक क्या कर रहा है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। और v जो है, एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो v क्या कर रही है, फ्रिक्शन उस बॉडी को चलने से रोक रहा है, एक तरह से रेजिस्टिंग फोर्स है ना ये, उसको रोक रहा है। तो एक तो v की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, v की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। if v is in the forward direction, friction is in the backward direction, and acceleration is their negative क्योंकि it is in the opposite direction. So here a is equal to -5 meter per second square. अगर सिमिलरली मैं आपसे बोलूं कि मेरा ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये होती तो फ्रिक्शन इधर होता ऑपोजिट साइड, ठीक है, तो उस वैल्यू वहां पर भी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो अगर ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात, क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल हम जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि आप ऑब्जेक्ट को जब फेंक रहे हैं तो हम जो उसका एक्सेलरेशन लेता है, मतलब डाउनवर्ड जो ग्रेविटी लगती है उसकी वैल्यू -g लेते थे, याद आ रही है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ छोड़ रहे थे, ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, ऐसे ही था ना प्रोजेक्टाइल, ये रेंज थी, दिस इज u cos थीटा, u sin थीटा। तो अगर मैं vy ले रही थी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी ले रही थी, तो दैट वाज -g, क्योंकि वो जा रही थी g के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी वाज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। वो उसको रोक रही थी जाने से, ग्रेविटी चाह रही थी कि ऑब्जेक्ट नीचे आए, लेकिन मैं क्या कर रही थी, उसको ऊपर की तरफ फेंक रही थी, तो मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दिया, इसलिए यहाँ पर हमने जी की वैल्यू नेगेटिव ली थी। तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है, वो हॉरिजॉन्टली हो रही है, कि मैं चाह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा आगे की तरफ चले, लेकिन फ्रिक्शन उसको रोक रहा है चलने से, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात, आई कि नहीं आई, यस मैम, यस मैम। आ गई ना। तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब इसका आंसर फाइंड आउट करो, a की वैल्यू -5, हाँ 10 आएगा आंसर। यस, सो s इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो ये था 2 इंटू -5 इंटू s, और इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 10 एक कट गया, s इज इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर है, यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ब्लॉक बना रही हूं मैं, ये एक ऐसा इंक्लाइन सरफेस है, इधर मेरा एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये 37 डिग्री एंगल है और सरफेस पे है, एंड ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड v। नाउ एंड mu is equal to here 0.5 between earth and this surface. Mu is 0.5 between earth and the surface, sorry, earth and this block, ठीक है। Now you have to find the distance travel, find out, पहले मैं क्वेश्चन पूरा लिख देती हूँ, find out distance travel by the block on inclined surface before it stops. Initial velocity is 10 meter per second and mu is the coefficient, u and mu है ये, ध्यान रखना, mu is equal to 0.5 here. अब आपको निकालना है वो डिस्टेंस जहां पर आके आपका ब्लॉक रुक जाए, गिरने से रुके। अभी ऊपर की तरफ वेलोसिटी लग रही है इस पे,
लेकिन ये ऐसे रखा हुआ है कि नीचे की तरफ भी इस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो नीचे की तरफ भी गिर रहा है, तो ये कहाँ पर रुक जाएगा, मतलब कहाँ ये सिस्टम, ये ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मुझे वो वैल्यू निकालनी है। और वो रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लो ये यहाँ पर आ गया, स्लाइड करके यहाँ पर आ गया, तो ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है कि कितनी करी है। कैसे करेंगे सोचो। ये स्लाइड करके कितना नीचे आते हैं ये पता करना है। हाँ, ये पता करना है। मैम अगर ये स्लाइड करके बिल्कुल नीचे ही आ गया जमीन पर तो? नहीं, जमीन पे नहीं है, मैंने देखो ब्लॉक को रखा है इस पे ही, जमीन पे तो नहीं टच करवाया। मैम अगर टच कर दिया तो इतना स्लाइड हो गया नीचे? बेटा वो केस दूसरा है, वो दूसरा क्वेश्चन बना दूंगी, अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया है, अभी ये करो। जब उसमें आ जाएगा तो वो अलग सिचुएशन बनेगी, उसमें मैं डिस्टेंस नहीं पूछूंगी, उसमें मैं वेलोसिटी पूछ लूंगी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, ये रेस्ट पे आ गया। अब भी तो रेस्ट पे ही आ रहा है ना, Yes. अब भी तो मैं पूछ सकती हूँ, अगर मान लो ब्लॉक अर्थ पे आ भी गया तो भी तो मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट में कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, कर सकती हूँ ना। हाँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एनएलएम की जो भी क्वेश्चन है सबसे पहला स्टेप यही है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। एग्जैक्टली, चलो बनाओ। जल्दी से बनाओ। बना लिया। सबने बना लिया? यस मैम। मैम B0 ओके, क्या B0 मैम ये 3 4 5 वाला जो ट्रायंगल होता है उस वो वाला भी लगेगा ना यहाँ पर? हाँ 37 है ना। अब मेरा भी फ्री बॉडी डायग्राम बनवा दो, अगर आप लोग को आता है तो, मुझे नहीं आता। बनवा दो मैम भाई। इसमें कंपोनेंट्स भी होंगे। हाँ तो बनवाओ, चलो। अभी ऊपर कौन सा फोर्स लगाऊं मैं, वाई डायरेक्शन के फोर्स Normal. बताओ। नॉर्मल, ठीक है। डाउनवर्ड कौन सा हो जाएगा, इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, mg। mg। इसके ऑपोजिट होगा mg, बिल्कुल। नहीं मैम बिल्कुल इसके अपोजिट नहीं होगा। mg तो mg नीचे की तरफ लगता है, Yes. तो इधर कौन सा आएगा, mg cos 37, Yes. cos 37, ठीक है। ये पता है ना एंगल 37 कैसे आया, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, Yes मैम। है ना। और इधर कौन सा लगेगा, mg sin 37। sin 37, ओके। अब वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। Yes. तो फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन mg sin 37 के साथ। यस। अब इक्वेशंस बताओ, क्या क्या इक्वेशन बन रही है, एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन बताओ। mg sin 37 plus friction is equals to ये फोर्स हो जाएगा। यस, वेरी गुड। mg sin 37 डिग्री प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। ma लिख लेंगे हम सीधे क्योंकि हम फोर्सेस को इक्वेट कर रहे हैं। दिस इज इक्वेशन 1। एंड y डायरेक्शन के बोलो, सिंपल है, n इज इक्वल टू mg cos 37 डिग्री। अब क्या करना है, सिंपल है, a आपको निकालना है, u आपको गिवन है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप a निकालो और s निकालो। चलो, वेरी गुड। अब तो क्वेश्चन आसान है, अब तो बहुत आसान है। साइन 37 की वैल्यू बता देती हूँ, कितनी होती है पता ही होगी आपको, 3/5। cos 37 की वैल्यू इज 4/5। ये आपको जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन में, जल्दी से बताओ। पहले ए बताओ कितना आ रहा है, इतना तो कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते। ब्लॉक का मास आपको चाहिए ही नहीं, मास गिवन नहीं है, मास इसका m ही है, मास तो इसका m ही है। समझ में आ रहा है ना बच्चों को। यस मैम। चलो, a की वैल्यू बताओ फटाफट।
इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। मैम 6.5. गलत, दिस इज रॉन्ग। म्यू इज इक्वल टू 0.5। डेटा ध्यान से देख लेना। मैम 10 तो नहीं आएगा ना? 10 तो नहीं आएगा, ये कैसा सवाल है कि 10 तो नहीं आएगा? तेरा 10 आ गया क्या? पता नहीं मैम। तो कैसे तुक्का मारा कि 10 आएगा? वैसे आएगा 10 ही, बट तू श्योर नहीं है। क्यों नहीं है मैम श्योर? फिर 10 ही, 10 सही है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस किस का आ रहा है? किस किस का आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, बताइए मुझे। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इक्वेशन 1 क्या थी, मैं फिर से यहाँ पे लिख के बता रही हूँ आपको। n इज इक्वल टू mg cos 37 डिग्री। प्रॉब्लम हो रही है क्या कैलकुलेशन में? किस किस को हो रही है बताओ भाई। इसमें तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं था आपको। अब तो सारे हाथ उठा लेंगे। तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूं n की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं ना। mg sin 30 डिग्री प्लस म्यू mg cos 37 डिग्री इज इक्वल टू ma। यहाँ तक तो सबकी बात बन गई। अब देखो दोनों तरफ m है, मुझे m चाहिए भी नहीं, तो मैं m को कॉमन लेके काट सकती हूँ। इधर से m कॉमन लिया, इधर से लिया, काट दिया। अब इक्वेशन क्या बचती है? g sin 37 डिग्री प्लस म्यू cos 37 डिग्री इज इक्वल टू a। sin 37 कितना बताया मैंने? 10 इंटू 3/5 प्लस म्यू कितना था? 0.5 इंटू cos 37 कितना था? 4/5, दैट इज a। तो ये कितना हो गया? 30/5 प्लस 2/5 है ना, 20। तो a कितना आएगा यहाँ से? 10 10। नहीं 32/5 आएगा। 32/5 तो नहीं आना चाहिए। एक देखो, अरे इधर जी भूल गए ना, जी नहीं लिया। यहाँ पे जी भी तो है, जी थोड़े ना कैंसिल होगा। यस जी कॉमन ले लो, ये गलती हो गई, तुमने बताया नहीं यार। प्लस म्यू cos 37 डिग्री इज इक्वल टू a। जी की वैल्यू कितनी है? 10। sin 37 इज 3/5, 0.5 इंटू 4/5 इज इक्वल टू a। ठीक है, ये कितना हो गया? 0.1। सो 10 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 0.4, दैट इज a। ठीक है, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, इसको एलसीएम लेंगे, ये 5 से 10 आ मल्टीप्लाई गया। होगा, दैट विल बी 2। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू a। ये 5 हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड it is in the opposite direction, that's why it is a negative -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर से वही इक्वेशन लगा दो, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2s। अब ये बॉडी बोला कि रुक गई है, रुक गई है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड -10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू s। s कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 20 हो गया, ये 100 हो गया, ये भी माइनस है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 100 और ये 20 इंटू एस, तो s इज इक्वल टू 5। 5। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक सिस्टम गिवन है ऐसा, एक ब्लॉक रखा हुआ है भाई, ये 10 kg। ठीक है, वेलोसिटी है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फोर्स लग रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड म्यू इज इक्वल टू हियर 0.1।
नाउ फाइंड, पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ. अ ब्लॉक इज गिवन ए वेलोसिटी. अब वेलोसिटी इधर है तो फ्रिक्शन किधर होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, इस तरफ F. So a block is given a velocity of 10 meter per second and a force of 100 Newton in addition to the friction. ये ऑलरेडी बोल दिया कि ये जो फोर्स लग रहा है इट इज इन एडिशन टू द फ्रिक्शन. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन है. नाउ फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक. रिटार्डेशन माने, अरे रिटार्डेशन का मतलब Change क्या in, होता है? मैम, decrease of velocity. Decrease in the velocity, or you can say acceleration is in the opposite direction, Yes, negative ma'am. direction. Yeah, negative acceleration is retardation. So find the value of retardation of the block. Do it fast. अब मुझे सीधे आंसर चाहिए. अब मैं हेल्प नहीं करूंगी आपकी. फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आंसर निकालो. मैम 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वेरी गुड. कितने बच्चों का 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? हाथ मैम उठाओ. मेरा भी जिन बच्चों को 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है वो कल मेरी तरफ से चॉकलेट खरीद के खा लेना. ठीक है, मैम पैसे पेटीएम कर देना. ठीक है, नंबर भेज देना. 240 रुपए. 240. सबको 10-10 रुपए पेटीएम कर दूंगी. मैम 10 वाली अच्छी डेयरी वाली. मिल्क खा लेना. 10-10 वाली डेयरी मिल्क खा लेना. अभी तो छोटा सा ही सवाल सॉल्व किया है, इसमें तो 10 वाली बहुत है. ठीक है मैम, चलो वही है. ठीक है, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगी, डिफिकल्ट सवाल सॉल्व करोगे तो फिर बड़ी वाली चॉकलेट मिलेगी. मैम दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या दोगे? फिर तुम्हें मैं बेस्ट कॉलेज दूंगी एमबीबीएस के लिए. 800 गज की कोठी. 800 गज की कोठी, वाह. कौन से शहर में चाहिए? दुबई में तो नहीं चाहिए, या नहीं इंडिया में मैम. चल जाएगा? दिल्ली मैम में. मैम पुणे मैम में चल मून जाएगा. पे चाहिए. मून पे चाहिए? मून पे तो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. मून पे कोठी तो सब ले लेते हैं. इलोन मस्क से बातचीत होनी कि मैम दे देना खरीद के. जा पाएगी वहां पे? रह पाएगी? मैम आप पहुंचाओगे ना? उड़ती रहेगी वहां पे हवा में. यहाँ पे ग्रेविटी 1/6 है मून पे, मैम टिक आप ही नहीं पाएगी. फिजिक्स के टीचर हो ना, आप कोई ना कोई तरीका निकाल ही लोगे वहां पे रहने का. तुम्हें Yes, एस्केप ma'am. वेलोसिटी देनी पड़ेगी. एस्केप वेलोसिटी देके तुम्हें अर्थ के ऑर्बिट से बाहर फेंकना पड़ेगा, फिर तुम घूमते रहना कहीं भी इस संसार में. मतलब यस मैम, मिशन मंगल में भी यही था. मिशन मंगल में भी यही था ना. यस मैम. तुम लोग को मन करता है क्या जाने का स्पेस में? मैम इसीलिए तो Yes, सारे ma'am. आर्टिकल्स स्पेस पढ़ के लेता बारे हूँ. में ना जानने का मन करता है, जैसे कि स्पेस के बारे में साइंटिस्ट रिसर्च करते और आधी अधूरी छोड़ के चले जाते हैं तो गुस्सा आता है. पूरी क्यों नहीं करके जाते? तुम कर लो. मैम करेंगे, वही करेंगे. तुम मैम कर लो इतना भाई. दिमाग नहीं है ना जो उसे पूरा कर ले. दिक्कत तो यही है ना, उनके पास दिमाग था, उन्होंने यूज नहीं करा, हमने अपना अरे खराब कर लिया. उनके पास दिमाग था तभी तो वो इतना कर पाए थे, मैम अदरवाइज ईसीएम थोड़े कर लेके पाते. स्पेस में ही जाना था. फिर एम कहाँ छोड़ गया? मैम वो एम भी है कहाँ साथ है? में. मैम साथ में है वो. अच्छा साथ में है, फिर ठीक यस है. मैम. फिर ठीक है. तो यहाँ पर एक्सलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव नहीं, रिटार्डेशन है ना तो नेगेटिव होनी चाहिए एक्सेलरेशन. यस यस. तो आपको ऐसे ऑप्शन में उलझाया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है. ठीक है,
आगे आंसर 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और क्वेश्चन करते हैं। मजा आ रहा है फ्रिक्शन पढ़ने में, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यस मैम। मैम ये टॉपिक जाके ठीक लगा है लॉ ऑफ मोशन का। हाँ एनएलएम। अब तुम देखो, जिसमें तुम इरिटेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि एनएलएम में हमें फोर्स नहीं समझ में आ रहा है ये वो, अब इसमें कितने आसान लग रहे होंगे वो चीज, क्योंकि वही चीजें अब क्वेश्चंस को आसान बना रही है। अब फ्रिक्शन के क्वेश्चन उन्हीं चीजों को यूज करके कर पा रहे, सॉल्व कर पा रहे, है ना। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, हो जाती है चीजें। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना कि किधर टेंशन लगेगी, किधर फोर्स लगेगा, ये क्यों वो क्यों, क्या नो होती है। मैम, नो मैम। नो मैम नहीं होती। तब तुम बच्चे थे ना, तुम बड़े हो गए। इतनी जल्दी? बस ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। You have to find the direction of the static friction if the object does not move. अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो आपको रिजल्टेंट निकालना है इसका, इन फोर्सेस का, और ये बताना है कि इसके ऑपोजिट में कौन सा फोर्स ऐसा लगेगा जो इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देगा। क्या करेंगे इसके लिए? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते? श्योर कुछ नहीं कर सकते? नो मैम। अरे रिजल्टेंट तो निकाल सकते हो इसका, पीडी बनाएंगे। रिजल्टेंट तो निकाल सकते नहीं हो। बनाएंगे क्या? नहीं इसमें नहीं बनेगा, बना लो, बना लो। वैसे ऊपर की तरफ मैम एक क्यों आएगा, रिजल्ट? इधर 15 न्यूटन लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालो कितना होगा। रिजल्टेंट फोर्स तो वो तो ऐसे निकल जाएगा ना, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला। शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखो ए स्क्वायर कर लेते हैं यहीं पे 400, बी स्क्वायर कर लेते हैं यहीं पे 225, कितना हो गया 625। 625 का अंडर रूट 25 आ गया, 25 आ गया ना, यस मैम। ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट आ गया, मतलब फोर्स लग रहा है इधर। अब मुझे फ्रिक्शन किधर लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट इन इट्स डायरेक्शन एंड द सेम इन द मैग्नीट्यूड। तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, अब ऐसे लग जाएगा, है ना। ये बोल रहा है कि डज नॉट मूव, मतलब इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ता है, मैम ऑपोजिट। मैम जो आपने रिजल्ट हाँ निकाला है वो फोर्स है। रिजल्टेंट निकाला है मैम वो, जो आपने देख बेटा, हाँ ये वाला फोर्स है, जो ये वाला आया है ना ये फोर्स है, और जो ऊपर की तरफ है वो फ्रिक्शन है। मैम ये फ्रिक्शन होगा। हाँ ये फ्रिक्शन है, क्योंकि ये बोल रहा है कि डायरेक्शन निकालो स्टैटिक फ्रिक्शन की, कि मेरा ये ऑब्जेक्ट मूव ना कर पाए, और दो फोर्स दे दिए एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किधर कैसे होगा, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि भाई ऐसा जब कोई सिचुएशन बनती है तो मैं उनका रिजल्टेंट निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने इनका रिजल्टेंट निकाला, ये फोर्स गिवन थे, तो मेरा फोर्स आ गया 25 न्यूटन। अब बोल रहे हैं कि मूव नहीं करना चाहिए, तो मूव नहीं करना चाहिए तो पहले आपको याद है कि हम क्या कर रहे थे, कि इधर टेंशन है तो इधर हमने एक फोर्स ले लिया, दोनों को इक्वल कर लिया क्योंकि इक्विलिब्रियम सिचुएशन थी। अब सिमिलरली यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, बस फोर्स की क्या डायरेक्शन चेंज हो गई, तो फोर्स इधर डायरेक्शन में तो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, फ्रिक्शन दैट इज 25 न्यूटन, वो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया ना। यस मैम आ गया। अब मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए, मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ, ठीक है। मैम इन पर भी कोई स्कीम है? स्कीम वो तो कल ही पता चलेगा, डिपेंड करता है कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके मैम। उससे डेयरी मिल्क से ज्यादा तुम्हें क्या मिल सकती है, मंच मिल जाएगी या फिर किटकैट मिल जाएगी। मैम क्रिस्टालो। नहीं मैम, डार्क क्रिस्पेला, चॉकलेट।
डार्क चॉकलेट बॉर्नविल। यस मैम। कितना खुश हुआ है लड़का। कितने की आती है? 45 की आती है ना शायद। कौन सी? बॉर्नविल। मैम पता नहीं। मैम 45 की तो नहीं आती। 85 की आती होगी। मैं तो 45 Yes, वाली ma'am. खाती हूँ। मैम इसके आसपास ही है। ऐसा आपको एक सिचुएशन गिवन है दैट इज एम। एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये एंगल है 30 डिग्री एंड फ्रिक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो म्यू इज इक्वल टू 0.2। इस बॉडी का आपको मैम निकालना है x। प्रनाउंस कर दो, पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मैम राइटिंग हाँ। क्लियर नहीं कर रही। A block of mass m 5 kg is resting on a rough horizontal surface for which the coefficient of friction is 0.2. Clear है? When a force यस मैम। F is equal to 40 Newton is applied, then what is the acceleration of the block? Acceleration of the block आपको निकालना है। फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और फोर्स वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, डायगोनली है। एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है 30 डिग्री। कर लोगे? ए निकालना है, कैसे निकालेंगे वो बता देती हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कंपोनेंट्स बनाओ, इक्वेट कर दो, ए आ जाएगा। क्लियर? मैम Yes. कर लेंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। मैम आपने 11th में एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा लिया था? मेरे पास थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, हिंदी? केमिस्ट्री। हाँ, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। आपका We are जो स्टेम Indians. कोर्स है, स्टेम कोर्स में हिंदी इंक्लूड नहीं है, बट हमने पढ़ी है। मेरे पास तो फिजिकल एजुकेशन एडिशनल है। क्या पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन में? उसमें गेम्स के बारे में होता है, योगा के बारे में होता है और विटामिन के बारे में होता है। और मैम भयंकर वाले नाम होते हैं। यस। सबके पास फिजिकल एजुकेशन है। पेपर से एक दिन पहले पढ़नी होती है, उसी में सही स्कोर हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो वो तो आपका स्कोर अच्छा कर देगी, है न्यूटन ना? के लॉज होते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़े होते हैं। वाह। मैम उसमें लॉ है क्या किसमें? फिजिकल एजुकेशन में? लॉ मतलब? मैम वही न्यूटन्स के लॉ। मैम कानून। अच्छा, होते होंगे भाई, मैंने तो पढ़ी नहीं है, मैं कैसे बता दूं। मैम मेरी सिस्टर ने पढ़ी थी, उसको साइंस बिल्कुल नहीं पसंद थी, फिर उसने सोचा कि मैंने फिजिकल एजुकेशन क्यों ही ले ली। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए सो दैट द 10 kg ब्लॉक डज नॉट फॉल। ऐसा सिस्टम है, एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, एक छोटा सा बॉक्स उस पे चिपका हुआ है, ठीक है। और बड़ा बॉक्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है कुछ एक्सेलरेशन से। तो मुझे उस बड़े ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है कि ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ये गिरे नहीं नीचे, ये बताना है मुझे। कैसे करेंगे? समझ नहीं आया क्वेश्चन। दिस इज अ बिग ब्लॉक ए दिख रहा है ना, ये सरफेस पे रखा हुआ है, छोटा सा ब्लॉक इस पे चिपका हुआ है, ये 10 kg, ये छुटकू सा दिख रहा है। और क्लियर बना देती हूँ, बड़ा सा। मैम दिख रहा है मैम, बट वो अगर चिपका हुआ है तो वो गिरेगा क्यों? वो गिरेगा वो, क्योंकि उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कोई ग्लू नहीं लगा हुआ कि वो गिरेगा नहीं, ठीक है। वो गिरने की टेंडेंसी में है। ओके, मैम अगर ग्लू नहीं लगा हुआ तो वो चिपका हुआ कैसे है फिर? मतलब वो उसके साथ अटैच्ड है, किसी उसका अडहेसिव फोर्स बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स है जिसकी वजह से ये इसके साथ अटैच्ड है, लेकिन ये नीचे गिरने वाला है, ये गिर रहा है, ठीक है। और ये जो बड़ा ब्लॉक है वो चल रहा है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से, और इस छोटे ब्लॉक का वेट है 10 kg। अब मुझे इस बड़े ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है सो दैट दिस 10 kg ब्लॉक डज नॉट फॉल। ये आपका FBD क्वेश्चन है। बनाएंगे। बिल्कुल एफबीडी बनाएंगे, और ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा उसको पक्का चॉकलेट मिलेगी। बस शर्त ये है कि चीटिंग नहीं की हुई हो। मैम 100% श्योर। 100 नहीं, 300% श्योर।
मैम क्वेश्चन कहाँ से देते हो आप? लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा, मैं कैसे प्रूफ मानूंगी कि तुम लोगों ने चीटिंग नहीं मैम करी? एक्सप्लेन कर देंगे ना पूरा। यस तो वो तो देख के भी कर सकते हो। मैम मत मैम देना इससे चाहो। समझ थोड़ी आता है। क्या? मैम कॉपी करके समझ नहीं आता। मैम उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस बता देंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं ट्रस्ट करती हूँ, मैं कोई प्रूफ नहीं मांगूंगी, मैं तुम्हारी ऑनेस्टी पे ट्रस्ट करती हूँ। मैम ठीक है 5 मिनट दे दो बस, पर तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा ना, दिमाग में रहेगा। होमवर्क है, ये होमवर्क है, आराम से टाइम दो। अच्छा ओके मैम मतलब आपको लास्ट कल आंसर बताना है इस क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्व करके, बिना चीटिंग करे। कल आंसर बताना है। ओके मैम। ठीक है मैम पीछे वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। यस। मैम क्वेश्चन नोट करें या फिर पीडीएफ में से ही कर लेंगे? पीडीएफ में भेजूंगी, अगर हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो पूछ लेना कि मैम ये क्या लिखा हुआ है, बट आ ही जाएगी, इतनी भी गंदी नहीं आ रही है। मैम आ इतनी जाएगी। भी ज्यादा बेकार यस मैम। क्या कह रहा है? से तो अच्छी है। इतनी भी ज्यादा बेकार नहीं है। थैंक यू आयुष। मेरे से तो अच्छी है आपकी राइटिंग। मैम मैं तो जोक कर रहा था। शट अप। अरे मैम मैं नोट यू कर रही हूँ। शट अप। चलो फिर मैं क्लास स्लाइड खत्म लगा करूं? दो एक बार। क्या लगा दूं? स्लाइड लगा दो मैम, बस डायग्राम बनाना है। एक मिनट